वो चारों तरफ से रेबल फोर्सेस से घिर चुका था और फिर सडनली एक तेज धमाके की आवाज आती है। गद्दाफी स्पीच देना शुरू करता है। जो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये जान लें कि मैं मुअम्मर गद्दाफी और मेरे साथ लाखों सहारा के रहने वाले लोग लीबिया को इंच बाय इंच, हाउस बाय हाउस, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, पर्सन बाय पर्सन साफ करेंगे। अरब स्प्रिंग एक ऐसा मूवमेंट जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट की वो आग फैलाई जिसके चपेट में कई देश आए। तो कहानी शुरू होती है टूनिशिया के एक शहर सिदी बोइजी से। मोहम्मद बोइजीजी एक MBA डिग्री होल्डर जिसे जॉब नहीं मिल रही थी और फैमिली का पेट तो भरना ही था, तो उसने एक फ्रूट का ठेला लगाना शुरू किया। लेकिन लोकल पुलिस वो बार बार बोइजीजी को हैरेस करती, उसका ठेला जब्त कर लेती, उससे पैसे लेती। और फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 17 दिसंबर 2010 फायदा हमदी नाम की एक म्युनिसिपल इंस्पेक्टर ने बोइजीजी का ठेला फिर से जब्त किया। वजह बताई गई कि तुम्हारे पास परमिट नहीं है। बोइजीजी ने लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल से कंप्लेंट भी की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बोइजीजी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना तंग आ चुका था और इतना ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था कि उसने उसी गवर्नमेंट ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली। इस एक्ट ने टूनिशिया में वो आग भड़का दी जिसे अरब स्प्रिंग की शुरुआत माना गया। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट मिडिल ईस्ट के कई देशों में फैल गया और यही वजह बन गया कई डिक्टेटर्स के एंड का, जिसमें से एक काफी फेमस डिक्टेटर था, मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी ये नाम सुनते ही क्या आता है आपके दिमाग में? एक एसेंट्रिक डिक्टेटर, एक रेवोल्यूशनरी या कुछ और? गद्दाफी की कहानी भी काफी फिल्मी है। 1942 लीबिया के एक छोटे से इलाके कसर अबू हादी में एक टेंट में गद्दाफी का जन्म हुआ, एक अरब बेदुइन फैमिली में, यूजुअली काफी गरीब लोग। और वो टाइम था जब लीबिया पर इटालियंस का कब्जा था। तो बचपन से ही गद्दाफी ने देखा और सुना था कि कैसे इटालियंस लीबियंस पर जुल्म करते हैं। और उस वक्त लीबिया एक मोनार्की यानी राजशाही के अंडर आता था। 24 साल की उम्र में गद्दाफी ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और लीबिया में तख्ता पलट कर दिया। लीबियंस ने उसे अपना लीडर मान लिया। गद्दाफी के हाथ में अब लीबिया की सत्ता थी। Colonel Muammar Gaddafi, just 32 years old, the ruler of oil-rich Libya. और लीबिया कोई ऐसा वैसा देश नहीं था, वो था एक ऑयल रिच कंट्री। 1950s में वहाँ पर ऑयल डिस्कवर हुआ था, मतलब पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। जैसे ही गद्दाफी पावर में आया, उसने लीबिया के टोटल बजट का 25% मिलिट्री वेपन्स खरीदने में खर्च किया। 4000 टैंक्स, 350 फाइटर जेट्स, 6 सबमरीन्स, 3 फ्रिगेट्स, ये सब उसने सोवियत यूनियन से खरीदा और फ्रांस से 150 एडिशनल फाइटर जेट्स। इस सब से लीबिया, जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही उस वक्त लगभग 3 मिलियन थी, उसकी एयरफोर्स फ्रेंच एयरफोर्स के बराबर पावरफुल बन गई। लेकिन सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, गद्दाफी ने ग्रीन रेवोल्यूशन की भी शुरुआत की, जिससे लोकल लीबियन फार्मर्स को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा। उसने काफी रिफॉर्म्स किए जो लीबिया के लोगों के लिए शुरू में बेहतर साबित हुए। इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्ट मिला कि एक वक्त पर लीबिया में पर कैपिटा इनकम $11,000 तक चली गई। ये उस वक्त की काफी डेवलप कंट्रीज जैसे इटली और इंग्लैंड से भी ज्यादा थी। कैन यू बिलीव इट? एक डिक्टेटर ने एक कंट्री को इतना आगे पहुंचा दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पर कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी था। 1980s आते आते सब कुछ बदल सा गया। जो गद्दाफी पहले सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाया करता था, अब वही पब्लिक पर अजीब अजीब से लॉस थोपने लगा। उसने एक किताब लिखी, द ग्रीन बुक, और ये कोई नॉर्मल किताब नहीं थी। हर लीबियन सिटीजन के लिए इसे पढ़ना जरूरी था और जो नहीं पढ़ता था उसे पनिश किया जाता था। हर यंग लड़के के लिए आर्मी में सर्व करना मैंडेटरी कर दिया गया, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। ईस्ट जर्मनी से सीक्रेट एजेंट्स हायर किए गए और अपनी एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई। इस एजेंसी का काम उन लोगों पर नजर रखना था जो गद्दाफी के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हो, और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता तो सीधा उसे जेल भेज दिया जाता। पब्लिकली तो गद्दाफी ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि वो ह्यूमन राइट्स को काफी सपोर्ट करता है। वो कहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स बना रही हैं जो तबाही मचा सकते हैं और वो कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। लेकिन हियर्स द हिपोक्रेसी। 80s का एंड आते आते गद्दाफी ने अपनी ही एक
न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी लीबिया के कैपिटल त्रिपोली में बना दी थी और ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। गद्दाफी की कुछ हरकतें तो इतनी ज्यादा अजीब थीं कि सुनकर हंसी भी आती है। एक बार गद्दाफी ने एक ब्रिटिश यूनियन लीडर को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उसे मार्गरेट थैचर, जो कि उस वक्त की यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, वो पसंद नहीं थी। और इतना ही नहीं, लीबियन गवर्नमेंट ने 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर अटैक की जिम्मेदारी भी ली थी। उसके इसी रवैये की वजह से अब लोग उससे नफरत करने लगे थे और उसके दुश्मन बन गए थे। लेकिन गद्दाफी एक ही प्रिंसिपल फॉलो करता था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। और इसी चक्कर में उसने कुछ वक्त बाद अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों से हाथ मिला लिया, जो थे यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंग्लैंड। 90s का दौर खत्म होते होते गद्दाफी के वायलेंट कैंपेन्स की वजह से लीबिया पर इतने सैंक्शंस लग चुके थे कि उसकी वजह से लीबिया को 18 बिलियन US का नुकसान उठाना पड़ा था। और गद्दाफी ऐसी चीजें करता था जो एक लीडर से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। जैसे ये वीडियो देखो। وهذا الكتاب الابيض هذا الكتاب الابيض فيه حل गद्दाफी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दे रहा है। नॉर्मली वहाँ स्पीच की टाइम लिमिट 15 से 20 मिनट होती है, लेकिन गद्दाफी पिछले 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा था, और वो भी इतने सीरियस और इतने सेंसिटिव मैटर्स पर, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस और US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी के असासिनेशन के बारे में। और ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था टेलीविजन पर। उसे महंगे सनग्लासेस का, स्नेक स्किन से बने बूट्स का काफी शौक था। उसने अपने लिए एक सुपर कार भी डिजाइन कराई थी। जब भी वो कहीं फॉरेन विजिट पर जाता था तो वो अपने साथ एक टेंट भी लेकर जाता था और उसी टेंट में वो सोता था, खाता था और लोगों से मीटिंग भी करता था। एक बार US विजिट के दौरान उसने इतनी अजीब सी डिमांड रखी, कहा कि मुझे अपना टेंट न्यूयॉर्क के बीचों बीच सेंट्रल पार्क में लगाना है, और उसने लगाने की कोशिश भी की थी। गद्दाफी का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बड़ा अजीब सा ही रिलेशन रहा। कभी गद्दाफी उनके लिए एक थ्रेट, एक रूथलेस डिक्टेटर बन जाता था, और कभी मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने वाला इंसान। जब US और UK को मिडिल ईस्ट में एंटर करना था तो उन्होंने गद्दाफी से ही मदद ली थी। गद्दाफी को उसकी गद्दी से हटाने में सभी नाकाम रहे थे, लेकिन उसकी एक स्पीच ने वो कर दिया जो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर भी नहीं कर सका। अरब स्प्रिंग के बाद लीबिया में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। लोग मुअम्मर गद्दाफी के रिजीम के खिलाफ सड़कों पर थे। अफवाह ये फैली थी कि गद्दाफी लीबिया छोड़कर वेनेजुएला भाग गया है, और फिर लीबिया की एक बिल्डिंग से मुअम्मर गद्दाफी अपनी वो हिस्टोरिकल स्पीच देता है जो आने वाले वक्त में उसकी बुनियादें हिलाने वाली थी। गद्दाफी स्पीच देना शुरू करता है, कहता है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहीं रहूंगा। जो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये जान लें कि मैं मुअम्मर गद्दाफी और मेरे साथ लाखों सहारा के रहने वाले लोग लीबिया को इंच बाय इंच, हाउस बाय हाउस, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, पर्सन बाय पर्सन साफ करेंगे, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ की सारी गंदगी साफ नहीं हो जाती। सिंपल वर्ड्स में गद्दाफी ने अपने ही लोगों को ओपनली थ्रेट कर दिया था, ओपनली धमकी दे दी थी, क्योंकि गद्दाफी को अभी भी यही लग रहा था कि ये वही लीबिया है जिस पर उसने 40 साल राज किया है। पर ऐसा था नहीं, लीबिया बदल चुका था। एक ऐसे रेवोल्यूशन ने आग पकड़ ली थी जो गद्दाफी के तख्त तक पहुंच गई थी। ये सब देखते हुए US एंड इंग्लैंड ने अपना रुख बदल लिया। कल तक जो गद्दाफी उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, आज वो उनके लिए एक रूथलेस डिक्टेटर बन गया था। गद्दाफी ने लीबिया के अलग अलग एरियाज में शेलिंग एंड बॉम्बिंग स्टार्ट की। लीबिया की सड़कों पर गद्दाफी के टैंक्स घूमने लगे। ये सब देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने वोट कराया कि क्या हमें गद्दाफी को रोकने के लिए बीच में पड़ना चाहिए। UN में वोटिंग हुई। इंडिया, रशिया और चाइना ने डिसाइड किया कि वो कोई वोट नहीं करेंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स, UK एंड अदर मेंबर्स ने वोट किया कि हमें अब इंटरवीन करना चाहिए ताकि लीबियन लोगों को बचाया जा सके। और फिर मार्च के महीने में UN ने डिसाइड किया कि अब इंटरवीन करना जरूरी हो गया है। कुछ ही दिन में NATO ने लीबिया पर एयर स्ट्राइक्स किए। कई महीनों तक रेबल ग्रुप्स और गद्दाफी के फाइटर्स के बीच वॉर चलता रहा। गद्दाफी लीबिया के अलग अलग इलाकों में जाकर छुपता रहा, और फिर अक्टूबर के महीने में UK की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने रेबल्स के साथ मिलकर पता लगा लिया कि गद्दाफी कहां छुपा है। जैसे ही गद्दाफी अपना कॉन्वॉय लेकर निकला, NATO ने एयर स्ट्राइक्स किए और उसे उसके कॉन्वॉय से अलग कर दिया। गद्दाफी रोड के पास पड़े एक ड्रेनेज पाइप में जाकर छुप गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चारों तरफ से रेबल फोर्सेस से घिर चुका था, और फिर सडनली एक तेज धमाके की आवाज आती है
रेबल्स ने उस ड्रेनेज पाइप में एक ग्रेनेड डाल दिया। जैसे ही ग्रेनेड फटा, सीमेंट और धूल के बीच गद्दाफी जख्मी हालत में था। रेबल्स उसकी तरफ दौड़े और उसे खींचकर बाहर निकाला और उसे घसीटते हुए, मारते पीटते हुए एक पिकअप ट्रक तक लेकर गए और उनमें से एक इंसान अपने पास रखी पिस्टल निकालता है और गद्दाफी को रेलेंटलेसली शूट करता है एंड गद्दाफी वॉज डेड। 42 साल तक लीबिया पर राज करने वाला गद्दाफी इतनी भयानक मौत मारा जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। जो कभी लीबिया की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए सब कुछ करने को तैयार था, वो इतना रूथलेस डिक्टेटर बन जाएगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था। पर सवाल ये है कि उसके बाद लीबिया का क्या हुआ। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यह एडमिट किया कि हमें नहीं पता था कि हम लीबिया के फ्यूचर के लिए क्या करेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ने लीबिया को ऐसे ही छोड़ दिया। इंटरवेंशन के बाद का प्लान वो शायद कभी बना ही नहीं था। आज भी लीबिया अपनी अलग अलग प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। सिविल वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर है और आज भी लोग इंतजार में हैं कि कुछ बेहतर होगा, क्योंकि जो वक्त, जो स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस लीबिया ने गद्दाफी के दौर में देखी थी वो शायद कभी वापस लौटकर आई ही नहीं। तो ये थी कहानी अरब स्प्रिंग की और उस लहर की जिसने लीबिया को पूरी तरह से बदल दिया और मोहम्मद गद्दाफी को अपने अंजाम तक पहुंचाया। एक लीडर जो हीरो की तरह पावर में आया और विलन की तरह मारा गया। आप क्या सोचते हैं इस पूरे एपिसोड के बारे में? क्या गद्दाफी का एंड जरूरी था? और लीबिया के करंट सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है? डू शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।